डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लेके अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप ये सवाल कर सकते हो। और बाकी ये सर इंडस्ट्रीज का विजन के बारे में, गवर्नमेंट्स क्या काम कर रही है उसके बारे में, और ये जो ट्रस्ट जो सॉरी एसोसिएशन जो है वो क्या कर रही है उसके बारे में हमको थोड़ा बात करेंगे सर, प्लीज। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सर ने कहा कि आपको कोई क्वेश्चन है तो वहां से शुरू कर सकते हैं। तो सर ने पहला क्वेश्चन। जी सर। मैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है कि ये लोग ये बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये लोग करते हैं मनी रोटेशन, चलाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसका प्रॉब्लम ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 1 साल में कि जो प्रैक्टिकल एथिकल जो प्रैक्टिस करती है कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसके जो लीडर्स है, जो नेटवर्क है, इसको बहुत डिस्टर्ब करता है। मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न देती है, लोगों को आकर्षित करके लोग वहाँ पे भीड़ चली जाती है, फिर कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग लॉस करके छोड़ देते कंपनी। और ऐसी बहुत सारी पूंजी कंपनियां मार्केट में बहुत सारी चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे रोका जाए, इस पर क्या आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या आपको सपोर्ट करे इस पर? क्या क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक का जो क्वेश्चन है और किसी का भी है? हार्दिक को भी ऐसे मिलते हैं लोग? ओके। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब 26 साल हो गए, 26 साल पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो भी यही क्वेश्चन था। तो 99 में जब शुरू की तो भी यही क्वेश्चन था। आज 2025 है तो भी यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लोग फर्क नहीं बता पाते कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। यानी कि वो जो पुरानी पिक्चर थी ना, एक सीता गीता, हेमा मालिनी, वो ये नहीं बता पाते हेमा मालिनी कौन सी गांव वाली है और कौन सी शहर वाली है। अब ये कंफ्यूजन तो हो जाता है। ये कंफ्यूजन पता किस बात से आता है कि हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री क्या है। असल में हम किसी को गलत कहने जा रहे हैं, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या हैं। सो हम क्या हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको, और आज जो 7-8 क्वेश्चन में चीजों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में लीगल है? है, नहीं है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है? यस नो क्या? हाँ जी। सो देखो, नो तो कोई हाथ उठाएगा नहीं, यस 2-3 लोग तो कह ही रहे हैं। अब कोई मुझे मिलता है और मैं उसके घर जाता हूं, उसको कहता हूं कि भाई मैं कुछ काम कर रहा हूं। वो कहता है यार तेरा काम जो भी अच्छा लग रहा है तो एक काम कर, मेरी बेटी को भी ना अपने साथ लगा ले। मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं, उसको अपने साथ काम पे लगा लेता हूं। बट अगर मुझे ये लगे कि ये इंडस्ट्री लीगल नहीं है तो फिर मैं ये जिम्मेदारी लेता कैसे हूं? फिर तो नहीं लेनी चाहिए, फिर भी हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। क्यों? पैसों के लिए। क्योंकि अपना घर भरना चाहिए, दूसरे को तो बाद में देखेंगे। क्या ये चीज ठीक है? लेकिन फिर हम में और इन्वेस्टमेंट प्लान वालों में क्या फर्क हुआ? वो भी यही कर रहे हैं। वो ओपनली चोरी कर रहे हैं, हम छुपा के चोरी कर रहे हैं। तो चोर तो चोरी हुआ, फिर हम कर क्यों रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। अब इतनी भी पैसों की जरूरत नहीं है लाइफ में कि इतनी भी करने पड़े, है कि नहीं? सो यहां पे सोचना पड़ता है कि मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज क्या होती हैं, अगर हम काम ही ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मल्टी लेवल मार्केटिंग हिंदुस्तान में लीगल है। एक शब्द नहीं आता एमएलएम कर रहे हो, एमएलएम कर रहे हो, मेंबर बना रहे हो, एमएलएम कर रहे हो, है ना? क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि आप गुजराती बोलो, मराठी बोलो, आप उड़िया बोलो, आप तेलुगु बोलो, कश्मीरी बोलो, सबको एक बार तो समझ में आ जाता है कि एमएलएम कुछ चीज है। अभी मैं कश्मीर में भी ट्रेनिंग लूं या केरल में भी लूं ना, सबको एक बार पता है एमएलएम। अब क्या एमएलएम लीगल है? अब ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि और क्या एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग एक ही है? तो अगर डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं है फिर तो एमएलएम भी नहीं हो सकती ना। यानी कि अभी तक तो हम एक सीता को संभाल रहे थे, तो पता चले गीता भी वैसी हो गई। पर मैंने किसी की जिम्मेदारी ली हुई है।
याद है ना, मैं उसके घर गया था, उसने कहा मेरी बेटी को अपने साथ काम पे लेना है, और मैंने कहा था अपनी बेटी को मेरे साथ लगाओ, मैं उसकी जिंदगी बदलूंगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी एक शब्द है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लीगल है नहीं है? कंफ्यूजन है। अब सोचो अगर जो हम काम कर रहे हैं हमारे कितनी कंफ्यूजन है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान वाला क्या कह रहा होगा, भाई ये खुद तो इतनी कंफ्यूजन में है, तो तू मेरे साथ आ जा, हम तो क्लियर कह रहे हैं ना फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पे तो इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, हम तो फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे साथ आ जा। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि लोग इधर जाएंगे इधर जाएंगे। वो फ्रॉड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि ज्यादा परसेंटेज आता है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हम क्लियर नहीं कर रहे हम क्या है। इधर कंफ्यूजन, उधर किसी के घर जाओ वो कहते क्या लोगे, चाय ठंडा गर्म ये खाओगे वो खाओगे, लेकिन हम कुछ नहीं रख रहे टेबल पे, वो सामने थाली रख रहा है, तो बंदा वहीं जाएगा। अब इसका दूसरा ऑप्शन समझते हैं। अब अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या है, सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, तो मेरे अंदर कुछ तो क्लैरिटी आनी चाहिए, है ना। अब आपको क्या लगता है कि एज अ डायरेक्ट सेलर अगर मैं सरकार के ऑफिस जाऊं, आपका ऑफिस गांधीनगर में है, उनको जाके बोलूं कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, तो वो आपको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे ना। वो कहेंगे कौन आप, कौन मैं। इनफैक्ट आपने वो देखा, एक ऋतिक रोशन की पिक्चर थी जादू, नहीं पिक्चर जादू नहीं थी पर वो हीरो का नाम जादू था, कोई मिल गया, उसको क्या कहते थे हम, एलियन, एलियन कहते थे ना, हाँ एलियन। तो गुजराती में भी एलियन ही कहते उसे। 100% चांस है कि कोई डायरेक्ट सेलर को ना पहचानेगा लेकिन एलियन को फिर भी पहचान रहा है, जबकि आज तक हम में से किसी ने नहीं देखा, हमने से सुना ही है सिर्फ कैसी कुछ चीज होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलर तो हम सारे हैं। तो ये कभी एहसास आया कि हमारी अगर वैल्यू नहीं है समाज में, सरकार में हमारी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं किसी की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं कि उसकी जिंदगी बदलूंगा? और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है आप में और एक आरओए वाली इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनी में। हम में डिफरेंस क्या है कि सरकार ने डायरेक्ट सेलर्स को पहचाना, सिर्फ पूरा का पूरा लॉ डायरेक्ट सेलर्स के लिए निकाला। आज सरकार आपको जानती है, आप अगर सरकार में जाते हैं और बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो वो आपकी बात सुनती है। तो आप ये सोचें कि आपकी वैल्यू नहीं है, वो गलत है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसने सरकार ने मिलके आपके लिए इतने लॉ बनाए कि आपका करियर या आप जिनका करियर बनाना चाहते हैं उनका करियर बना सकें। आज के बाद कोई कहे कि ये इंडस्ट्री लीगल है या नहीं है ना, सीधा कहना ये 100% लीगल इंडस्ट्री है, और इसका एक पीडीएफ ना मैं सर को देके जाऊंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 4 चीजें उसमें और कुछ नहीं है, लेकिन कोई बोले कि ना ये काम गलत है, ये काम फ्रॉड है, तो उसको वो पीडीएफ दिखा देना। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पर ये समझ में आना जरूरी है कि हम किस तरीके के काम में जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये पता चला कि मैं एक लीगल इंडस्ट्री में हूं, अब मैं क्रिप्टो वाले से बात कर सकता हूं कि भाई मैं तो लीगल हूं, ये रहा मेरे सरकारी पेपर, ये रहा मेरा राजपत्र, ये रहा मेरा तामपत्र, तेरे पास क्या है? तब आप लड़ सकते हो, वरना अभी तक तो सीता गीता में कंफ्यूजन था। अब अगर मैं किसी की जिम्मेदारी लेता हूं ना कि मैं आपको इस करियर, आपका बेटा मेरे को दो, आपकी बेटी मेरे को दो, मेरे साथ काम करेगी, मेरी भाभी को मेरे साथ काम करने दो, मैं इसलिए गारंटी ले पाता हूं क्योंकि सरकार इसके लिए काम करती है। वरना सच्ची बताओ, अगर सरकार आपके लिए काम नहीं करेगी तो आप कैसे काम कर पाओगे? सरकार ने हर पॉसिबल सपोर्ट दी है जिससे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बढ़ सके। हिंदुस्तान में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बोलने का तरीका अलग है। अभी समझो हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, 100-150 करोड़, 150 करोड़ पकड़ ले मोटा मोटी। हम डायरेक्ट सेलर्स कितने हैं? 1%, 1.5-2 करोड़ के आसपास लोग हैं हम। अब हम किसी को कहेंगे हम सर हम 2 करोड़ लोग हैं, 1.5-2 करोड़, तो लगता है यार क्या होंगे? हमसे ज्यादा एक्चुअली में तो स्विगी, जोमैटो, ओला वाले हो गए हम आज की डेट में। लेकिन हिंदुस्तान में काम करने के 2 तरीके हैं, एक खेती और एक नॉन एग्रीकल्चर। खेती वाले सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, 60-70% खेती का बिजनेस है।
जो दूसरा बिजनेस कहते हैं जिसको नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस कहा जाता है, वो बिजनेस है जो डायरेक्ट रेवेन्यू सरकार को देता है। अब उसमें क्या आता है? उसमें आपके रिटेल वाले आते हैं, हॉस्पिटल वाले आते हैं, टूरिज्म वाले आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर वाले आते हैं, सारे जो बिजनेस है उसमें आते हैं। डायरेक्ट सेलर असल में हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर वालों से भी ज्यादा है। सुन के अजीब लगेगा, हम सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री से ज्यादा लोग हैं इस इंडस्ट्री में। तो आज जब कोई मुझसे कहता है कर्नाटका में या बैंगलोर में, होसूर में कि आईटी इंडस्ट्री में हम इतने हैं, मैं कहता हूं सिर्फ 5 मिनट रुक, एक इमेज भेज रहा हूं, हम आपसे ज्यादा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये बात दिखानी नहीं आई और जतानी तो बिल्कुल ही नहीं आई। ये इस बिजनेस की वैल्यू है। अब इस बिजनेस की ग्रोथ क्यों है, या कोई भी बिजनेस ग्रो क्यों करता है? आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं। देखो, आपने करियर चूज करना है, आपके घर पे आपके लिमिटेड टाइम है, आपको कुछ भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना हो लाइफ में, तो 3 चीजें याद रखना। 3G फॉर्मूला कहते हैं इसको, जिसको पहले को कहते हैं गवर्नमेंट, पहले जी से, दूसरा जी होता है गाइडेंस, और तीसरी चीज होती है ग्रोथ। कोई भी काम करो आप। आजकल और बच्चे क्या कहते हैं, आजकल और कौन सी नई अच्छी लाइनें चल रही हैं? एआई के बारे में बात करते हैं, है ना, चैट जीपीटी बात करते हैं, एआई एमएल बात करते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, कि ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। क्योंकि उन इंडस्ट्री में भी कुछ चीजें कॉमन होंगी जो आप में है, लेकिन सिर्फ हर इंडस्ट्री में 3 चीजें देखना बड़ा जरूरी है। सरकार पहला जी, दूसरी चीज गाइडेंस, और तीसरी चीज ग्रोथ। सरकार ने आपके लिए असल में पूरा एक एक्ट बनाया है, पूरा एक स्टेट के रूल्स बनाए हैं, जो हर स्टेट में वो रूल्स फॉलो होते हैं। अगर आज आप एफएसएससीआई का काम करते हो, तो उसमें एफएसएससीआई का भी प्रावधान है कि एज अ डायरेक्ट सेलर आपके पास एक एक्चुअली रजिस्ट्रेशन होता है। हम तो चलो ज्वेलरी वाले हैं, बट ये सोचो एक फूड डिपार्टमेंट, जो इंडिया का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें हर 3 टप्पर चाय बेचने वाले से लेके एक रेस्टोरेंट से लेके सब आते हैं, स्विगी जोमेटो ओला लाते हैं, उन पूरी कैटेगरी में भी उन्होंने डायरेक्ट सेलर के लिए कैटेगरी निकाल रखी है। कुछ तो बात होगी हमें, कुछ तो सरकार को लगता होगा कि भैया बिजनेस बढ़ेगा आगे। दूसरी चीज है गाइडेंस। अब काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे आप समझो रॉकेट का बिजनेस अच्छा है, और रॉकेट सिखाने वाले कितने होंगे? तो क्वेश्चन है, सिखाएगा कौन? अब इस इंडस्ट्री में खासियत है कि यहां पे सिखाने की भरमार है। असल में तो लोगों को स्टेज से दूर रखना पड़ता है। कोई बोले कि सर आपके पास 5 मिनट है, तो हम कहते हैं चलो अभी आ रहे। सर ने बोला 10 मिनट अवेलेबल है, मैंने कहा आ रहा हूं। सिखाने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यही बिग बिजनेस है ना, किसी को सिखा दो, वो बड़ा हो जाएगा तो आप बड़े हो जाते हो। तो सिखाने में इतनी टेंशन नहीं है। कोई भी बिजनेस, कोई भी करियर पाथ आप चूज कर लो, एनी बिजनेस, फ्रॉम रियल एस्टेट से लेके आप कोई भी ईवी का बिजनेस से लेके शुरू कर लो, ये सब बिजनेस में कॉमन लॉजिक है। तीसरा बिजनेस है ग्रोथ का। डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है वो करीबन 7% पे ग्रो कर रही है। हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग जो है अगले साल एक्सपेक्टेड है करीबन 10-11% पे ग्रो करने के लिए। हम ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में क्यों जाते हैं? उसका कारण ही यही है, क्योंकि वो जब इंडस्ट्री बड़ी होती है आप बड़े हो जाते हो। अभी समझो नोकिया था, नोकिया देखा था फोन सबने, आज कहां है? खत्म ही हो गया कॉन्सेप्ट। और कोई एग्जांपल है ऐसा जिसमें इंडस्ट्री खत्म हो गई? पहले हम सब घड़ियां पहनते थे, फिर फोन आ गया। सारे कैमरा याद है? डिजिटल कैमरा होता था, कैमकॉर्डर नाम की चीज होती थी। मुझे याद है मेरी शादी पे मेरी बीवी कह रही कि कुछ तो गिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि लव मैरिज है। मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या लूं, मुझे समझा तो सही। कह रहे कुछ तो लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं कैमकॉर्डर ले लेते हैं। तो मेरे डैडी को भी लगेगा और मेरे चाचा पूछेंगे कि शादी पे क्या दिया है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, चलो एक कैमकॉर्डर लेते हैं और एक घड़ी लेते हैं। अब पता चला कुछ टाइम के बाद जब मोबाइल फोन ऐसे हो गए ना, कैमकॉर्डर का यूज है। हाँ, लेकिन बीवी को नहीं बोल सकते क्योंकि ससुराल का माल है।
सच्चाई ये है कि देखो, आदमी जितना बड़ी निठल्ला हो, ससुराल में तो इज्जत होती है, वो मेंटेन करके चलना होता है। सो कहने का पर्पस ये है कि टाइम बदलता है, और जब आप करियर चूज करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा उसको क्या एडवाइस देना है। ये 3 चीजें याद रखना, गवर्नमेंट और ग्रोथ। तब कभी कभी अब जैसे आप बड़े बनोगे, आप अपने स्ट्रक्चर में बड़े बनोगे, टीम में बड़े बनोगे, तो अब आप कॉलेजेस में जाओगे, अब आप वहां जाके सेशन लोगे बच्चों का। तो जब बच्चों का सेशन लेते हो, बच्चे आपसे एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है लाइफ में, तो आप ही जाओगे उनको सेशन लेने के लिए। क्योंकि बहुत सारे मैंने डायरेक्ट सेलर्स के लोगों को सक्सेसफुल होकर ये बच्चों को गाइड करते हुए देखा है, और मैं सबको कहता हूँ गाइडेंस का सिर्फ यही बेस है। तो आज के बाद कोई आपसे बोले कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है और तू इधर आ जा या वो इधर आ जा, पहली चीज सिर्फ उससे इतना ही पूछना है कि यार क्या तुझे लगता है कि तू काम लीगल कर रहा है? क्योंकि मैं तो बिना बात पे सरकार से लड़के तो कोई काम करने वाला नहीं हूं। सरकार से लड़के कोई फायदा होता है? एक्चुअल में किसी भी बच्चे को गलत सलाह देनी हो तो उसको बोलो कि वो काम कर ले जो सरकार के अगेंस्ट हो। और कई माता पिता बड़े खुश होते हैं इस बात पे, वो कहते हैं मैंने अपने बच्चे को तेज कर दिया, चालाक बना दिया। और मैं कहता हूं आपने अपने बच्चे को वो सिखा दिया जो नहीं सिखाना चाहिए था, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं है। सो किसी भी बंदे इन्वेस्टमेंट प्लान वाले से मैं सिंपल यही बात पूछता हूँ। जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन था कि पहला क्लियर हो गया? डायरेक्ट सेलिंग लीगल है? यस। एमएलएम लीगल है? यस। ओके। अभी जैसे मानो आईडीएस, मेरा नाम क्या था? देखो, अब यहां तक जाते जाते आपको उम्मीद है कि याद रखेंगे। अच्छा चलो हिंट दे देता हूं। रोहन, रोहित, राकेश, क्या नाम था? रोहन कितने लोग कह रहे हैं? रोहित, राकेश, एक राहुल है यार। और सच्ची में ये तो एक ऐसा नाम है कि किसी को वैसे भी कुछ बोलना हो ना तो राहुल बोल दो, तो हर लड़के ने अपना एक नाम राहुल रखा हुआ है। जी सर। सर अभी जैसे आईडीएसए का एक लॉज है, स्टेट वाइज रूल्स है गवर्नमेंट का आईडीएसए का, तो इसको सेंट्रलाइज क्यों नहीं करते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा है। दूसरा ये है कि जैसे सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इन सारे का एक कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कि सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल के इन आरओआई वाले के साथ ऑपोजिशन क्यों नहीं करते हैं? पहला चीज, हिंदुस्तान में कोई, मैं खुद एक एसोसिएशन का पार्ट हूं और हम खुद एक एसोसिएशन चलाते हैं, लेकिन एसोसिएशन सिर्फ वो फॉलो करते हैं जो सरकार बनाता है। तो अगर कोई पूछे डायरेक्ट सेलिंग का लॉ क्या है, तो वो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय देता है, कोई एसोसिएशन लॉ नहीं बनाती। हम सिर्फ पालन करते हैं सरकार की को क्या चाहिए, हम इंडस्ट्री को देते हैं, और इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर्स को क्या चाहिए, हम सरकार को लेके जाते हैं। तो आपको बोला कि मैं आईडीएसए को फॉलो करता हूं, अच्छी बात है, सबके अच्छे सिस्टम है, लेकिन हम फॉलो हम दें सिर्फ सरकार को करना है और किसी को नहीं करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था आपका। जैसे सेंट्रलाइज क्यों नहीं करते हैं? अभी जैसे हर स्टेट में क्यों करते हैं? हाँ, स्टेट वाइज जो परमिशन लेना पड़ता है उसको सेंट्रलाइज क्यों नहीं करते हैं? देखो, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक सर ने छेड़ दिया है, तो थोड़ा सा बोर हो जाना 5 मिनट के लिए, और अगर ज्यादा बोर हुए तो हार्दिक भाई के साथ आपने लड़ लेना। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है कंज्यूमर अफेयर्स, ये सेंटर और स्टेट दोनों का है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। हिंदुस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान में फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट के पास भी कुछ पावर है। तो कॉन्करेंट लिस्ट होने की वजह से आपको सेंटर का भी सुनना है और आपको स्टेट का भी सुनना है। तो यहाँ पे दोनों ने रोल डिवाइड कर लिया। तो सेंटर ने एक्ट निकाल दिया है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स निकाल दिए हैं, स्टेट के पास ऑप्शन दिया है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो। अब इसका एक बेनिफिट भी है, समझो, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो गुजरात की नहीं होगी, जो गुजरात की होगी वो तमिलनाडु की नहीं होगी। तो यहां पे तो एक्चुअली आपके लिए बेटर है। अभी समझो कि भावेश भाई को आपकी कोई बात सरकार के सामने रखनी है, तो उनको पता ना गांधीनगर ही जाना है। अभी उनको बोलो कि दिल्ली जाना है, तो कितनी बार जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो जाएंगे दिल्ली, वो कहेंगे यहां बैठ के मैं अपना डायमंड बेचूं, वहां दिल्ली जाऊं। तो आपके लिए तो एक्चुअली अच्छा है। सही मायने में अगर कोई बोले कि मेरे मोहल्ले में कोई बंदा है जो डिसीजन ले सकता है, मेरे लिए और बेटर है। तो ये बहुत प्लस है, मैं तो कहूंगा कि आप सबके लिए, कि लोकल लैंग्वेज में बात की जा सकती है।
क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सबका एक्सेस नहीं होता कई बार, पर लोकल में आपके कोई ना कोई रिश्तेदार निकल ही आएगा जो आपको हेल्प कर सकता है। दूसरी बात कि सब इकट्ठे होकर आरओआई वालों के अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ते। देखो उसमें देखो एक चीज समझो कि आरओआई वाले जो हैं वो 20-25 साल पहले भी थे, वो हमेशा रहेंगे। अगर राम है तो ऐसा तो हो नहीं सका कि राम का दूसरा वर्जन राम आता, क्यों? वह सिक्के के दोनों पहलू क्यों होते हैं? और जिन्होंने गलत करना होता है वो करेंगे सर, और वो नए नए तरीकों से गलत ढूंढेंगे। सच्ची बात तो यह है कि आप ठीक बाद में ढूंढोगे, वो गलत पहले ढूंढ चुके होते हैं। हमारे पास एक गुजरात से ही, अहमदाबाद से एक 3 लोग आए। तो एक लेडी थी, एक छोटी सी लड़की थी, और एक सज्जन थे। तो सज्जन को कुछ कंसल्ट करना था, पूछने के लिए आए थे। तो मेरे अकाउंटेंट ने उस टाइम पे कुछ एक ऐसी बात करी, तो वो जो लड़की थी, शायद 19-20 साल की लड़की होगी, उसने जीएसटी पे बड़ा जल्दी से आंसर दिया। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा बच्चा आप करते क्या हो? कहती मैं एक अकाउंटेंट के बाद जॉब करती हूँ, 12वीं के बाद मैंने जॉब चालू कर दिया। तो मैंने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आगे कॉलेज वॉलेज पढ़ो, आपको तो काफी अच्छी नॉलेज है। कहती पढ़ने नहीं देती, मम्मी पढ़ने नहीं देती। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा जी बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? कह रहे पैसे नहीं है। कह रही 40 लाख रुपए एक ले गया इन्वेस्टर 10% महीने का बोल के, एक ने 60 लाख रुपए ले गया 15% बोल के, और अभी जो आपके साथ बैठा हुआ है ये मेरे से 1 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कहती कि इसके अगेंस्ट मुझे कंप्लेंट करनी है। तो मैंने कहा मैं आपके अगेंस्ट क्यों ना करूं? पहले जब तक आपका लालच ना हो आपको कोई ठग सकता है? मैंने कहा वो तो खुद कह रहा है मैं चोर हूं, आपको कौन समझा रहा था कि 15% महीना आता है? और आज आपकी वजह से वो लड़की जो है, जो पढ़ सकती थी, वो नहीं पढ़ रही। तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं इनके लिए कंप्लेंट करूं? मैं तो पहले आपको करूं, क्योंकि आप जैसे लोग ये कच्चा लालच करते हैं तभी तो ये खुश हो रहे हैं। सो तो क्वेश्चन हियर इज कि आपको एक्चुअली में एक ही तरीका है जिसको कहते हैं हमें सबको इंफॉर्मेशन ही देनी है। आज समझो मेरे बच्चे ने अगर जल्दी उम्र में कोई गलत काम कर दिया तो उतनी जिम्मेदारी मेरी भी है, मुझे समझाना पड़ेगा ठीक और गलत क्या है। आप जितने भी लोगों को मना करते जाओ सर, कोई ना कोई आता जाएगा। सिर्फ सही एजुकेशन ही तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक चीज होती है कि एजुकेशन का मतलब सेल्स होता है। हम एजुकेशन क्यों देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें किसी को सेल्स पर्सन बनाना है। लगता है, फील आता है हम सब सेल्स पर्सन है? हम क्या सेल्स के बिजनेस में है? क्या हमें सेलिंग करनी पड़ेगी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? अब कुछ तो बेचना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। सो वहीं से क्या शुरू हो जाता है कि चीजों को सुनना और एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। सबसे अच्छा तरीका सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दो। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा उस चीज की होनी चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हम बच्चों को बताते हैं ना कि यूपीआई का स्कैम गलत होता है, किसी को ओटीपी का गलत होता है, क्योंकि रोज नया तरीके का स्कैम आ जाता है दोस्त। अब हम सब ने मिलकर 2, 4, 5, 10 को बना भी किया, लेकिन तब तक वो बड़े हो जाते हैं, तब तक हम एक्शन लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत आएंगे। तो मेरा तो मानना यह है कि हमें बच्चों को यह बताना चाहिए ठीक और गलत क्या है, और उनको वो पावर देनी चाहिए पहचानने की कि वो ये डिसीजन ले सकें। तो इस पे एक्शन होता है, सरकार एक्शन लेती है, हर स्टेट में होता है। बट हाँ, जब तक वो बंद होती हैं तब तक वो नुकसान कर चुकी होती हैं। इसलिए जब तक आपको ठीक नहीं पता चलेगा तब तक आपको गलत नहीं पता चलेगा। सर उनको परमिशन क्यों नहीं दी? उनको परमिशन नहीं मिलती। ऐसे ही शुरू कर देते? हाँ, परमिशन लेके कौन चोरी करता है? बड़ा स्टैंडर्ड है हिंदुस्तान में। आइडिया कलकत्ता में आते हैं, चलाने वाले सारे सुरती हैं। मैं तो सीधा कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने क्रिप्टो वाले हैं ना, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 2014 में मेरे पास 10-15 लोग सूरत के आए, कहते भाई साहब बहुत बढ़िया चीज आई है, बहुत बढ़िया चीज आई है। मैंने कहा तुम सूरत वाले एक काम करो, तुम ना एक सूरत फ्रॉड यूनियन शुरू करो। क्योंकि मतलब आइडिया जिस मर्जी को हिंदुस्तान में, फ्रॉड में शक्ल सूरत वाले ही दे रहे होते हैं, और आधे सूरत वाले दुबई भाग जाते हैं करके। जी सर, प्लीज सर, सॉरी आपकी बात। जी मेरा नाम तुलसी भाई साकरिया है। नमस्कार तुलसी जी। मेरा एक सवाल है कि
फ्यूचर क्या है? ओके। हम बच्चों को, मेरा बच्चा भी यही काम कर रहा है, तो बच्चों के लिए इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और क्या होने वाला है आगे? मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं, आपको अगर फ्यूचर समझ में आ सके। 99 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आया। मैं क्यों आया? मैं इंजीनियर हूं, मैं एमबीए हूं, मैंने इंग्लिश ऑनर्स का भी ग्रेजुएशन कर रखा है। अब कोई पढ़ सुनता है ना तो हंसता है कि मतलब क्या जिंदगी में रहता होगा कि इंजीनियरिंग, एमबीए और इंग्लिश ऑनर्स। सच्ची बताऊं तो ये उस टाइम के हमारे जो लोग थे उनकी मानसिकता थी कि अगर बहुत अच्छा पढ़ा लिखेंगे नहीं तो अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं। तो मैंने एक्चुअल में अकाउंट्स को छोड़ के जितना पढ़ सकता था मैंने सब कर दिया। अकाउंट सब्जेक्ट नहीं हाथ आया नहीं तो वो भी निपटा देता, क्योंकि यही लगा था पढ़ लूंगा जितना ज्यादा वही काम आएगा। बहुत अच्छी नौकरी मिली लग रहा था, लेकिन जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग देखी उस दिन समझ में आया यार कहीं तो कैलकुलेशन में लाइफ में गलत है। अब दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं जॉब करता रहता या मैंने जो नॉलेज ली थी पढ़ाई करके वो समझ के मैं कुछ डिसीजन लेता। अब पहली अपॉर्चुनिटी में दिमाग कौन लगाता है? सामने आती है, बंदा हाँ करता है, चालू हो जाता है काम। मेरे साथ भी यही हुआ। तो 99 में मैंने काम करना शुरू किया, तब मैं 1 लाख रुपए का गद्दा बेचता था। और क्योंकि 24 घंटे काम करता था, मैं शायद 3 साल मैंने कोई दिवाली दशहरा कोई घर पे फंक्शन नहीं बनाया और खूब काम किया। लेकिन जब भी यहां तक जाता था ना, फटाक करके नीचे आ जाता था। दोबारा जोश आता था, दोबारा टीम बिल्ड करता था, फिर दोबारा जीरो। बाद में समझ में आया कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी पिरामिड स्कीम थी। तो यानी कि मैं करना भी चाहता था, मैं मेहनत भी कर सकता था, मैं टीम भी बना सकता था, पर मैं ठीक जगह नहीं था। उस दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये इंडस्ट्री लीगल कब होगी, ये इसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? कहता भाई अगले महीने लॉ बनने वाला है, सन 2000 में। तो मैंने तो 20 साल वेट किया लॉ बनने का, जो अगले महीने बनने जा रहा था। अब समझना होता क्या है, सही कंपनी का मिलना, सही लोगों का मिलना, सही प्रोडक्ट का मिलना भी किस्मत है। मैं इस मामले में कहता हूं कि कोई लोग कहते हैं किस्मत पे यकीन नहीं करता, मैं कहता हूं मैंने तो इतना काम करा, मेहनत की यार। मैं 3 साल घर नहीं गया अपने, पर मेरे को कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने रास्ता ही गलत चुन रखा था। अब जब रास्ता गलत था तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये रास्ता मैंने गलत चुन कैसे लिया। तो कई बार होता ना कि जब आप इतने पढ़े लिखे होते हो और इतना आप सुनते नहीं हो लोगों की, क्योंकि तो इतना पढ़े लिखे होने के बाद ना बोतल बंद होती है। फिर मुझे एक चीज समझ में आया कि यार ये जो ट्रेनर लोग होते हैं ना, इन सबके पास सब चीजों के आंसर होते हैं। मैंने कहा मैं ट्रेनर बनूंगा क्योंकि मुझे पता करना है कि मैंने गलत कंपनी क्यों चूज कर ली। मैं ट्रेनर बना। ट्रेनर बनने के बाद यह चीज समझ में आई कि यार भाई जो ट्रेनिंग बनाते हैं ना उनको सब कुछ पता होता है। तो फिर मैंने कहा मैं वो सीखूंगा कि ट्रेनिंग कैसे बनती है, क्योंकि मुझे अपने आंसर चाहिए थे। आंसर मुझे इसलिए चाहिए थे क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैंने ये गलत डिसीजन कैसे ले लिया। क्योंकि जब आप गलत सिस्टम में जाते हैं ना, अब चाहे कहने को वो एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम था, बट हो क्या रहा था कि मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनका तो नुकसान हो रहा था, उनकी टीम खत्म हो जाती थी। तो हमेशा एक दुख होता था कि यार इनका करियर, जिनकी मैं बातें कर करके आ जाता इतनी बड़ी बड़ी कि सर कोई बात नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एक्चुअली में क्योंकि रास्ता ठीक नहीं था इसलिए फंस जाते थे। अब एक ऐसा एक्सीडेंट आया 2002 में जिसमें मेरा सब कुछ जीरो हो गया। तो उससे पहले तक मैंने शादी कर ली और वो जो लाइफ होती है अच्छे लेवल वाली वो सब अचीव की। अब उसका मैं क्या बताऊं आपको एग्जांपल। आज भी वैसे घर पे बड़ा मजाक बनता है कि कभी मैं और मेरी वाइफ पिक्चर देखने गए तो दिल्ली में एक हॉल है पीवीआर पे, तो लंच के ब्रेक के टाइम पे 2 बर्गर और 2 पेप्सी आ गई। अब मैं बड़ा खुश कि बीवी ने किया सरप्राइज। बीवी कह रही है कि पति ने आज तक तो पूछा नहीं, उसने कैसे सरप्राइज दे दिया। हॉल से बाहर निकले तो पता चला कि वो जो पीवीआर का मैनेजर था उसने भेजे थे। वो कहता सर मैं आपकी डाउनलाइन में था। थैंक यू सो मच। ये इशारा खत्म करने का? नहीं अच्छा मैं कोड वर्ड तो नहीं है कि बस सर बहुत हो गया। ओके नाउ
अब क्योंकि मैंने गलत शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक कंपनी में भी शुरू किया। अब मैं तो महीने में 2-4-5 लाख पे पहुंच गया था क्योंकि गलत कंपनी थी। वो बेचारे महीने के 2-4 हज़ार 5 हज़ार पे थे। अब वो मुझे कहते थे देख तू कितना कमा रहा है, और मैं उनको कहता देख तू कितना कमा रहा है। आज अगर उनकी लाइफ की बात करूं, अपने दोस्तों की, तो मैंने उनको पिछले 10 सालों 15 साल से काम करते हुए नहीं देखा। पिछले 15 साल से उनका एक ही काम है, किसके शादी ब्याह पे जाना है, किसके फंक्शन पे जाना है, शाम का किसका बर्थडे है, कोर्स करने मूवी का अमेरिका जाना है। बेटी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो दोनों माँ और बाप बेटी के कॉलेज के बाहर घर ले लिया कि अब 3 साल तक बेटी अमेरिका में पढ़ेगी, हम 3 साल बाहर रहेंगे, फिर काम तो कुछ करना नहीं। ये मुझे लगा कि यार ये चीज मैं लाइफ में मिस कर गया क्योंकि मैंने रास्ता गलत चुना। तो आप अगर आज एक ठीक कंपनी में है ना और लगता है कि यार इसका फ्यूचर नहीं बनेगा, ये मेहनत नहीं है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं मैंने किसी को इस इंडस्ट्री में फेल होते हुए नहीं देखा। 25 साल में मैंने सबको निकलते हुए देखा है, किसी को स्लो, किसी को ज्यादा, किसी को बड़ा। बट क्वेश्चन है, हर चीज पैसा नहीं होता कभी सबके लिए। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने नहीं कमाया। बट सच्ची बात है, लाइफ में खुशियों के लिए पैसा चाहिए। और कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि जी पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको गारंटी कहता हूं, खुशियों का वैसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कोई लग्जरी भी नहीं है। आप अपनी लग्जरी सारी पैसे से पूरी करो, खुशी के लिए दोस्त हैं। अब ये जो लग्जरी कमानी है ये कहां से आएगी? अगर आपके पास इससे बेटर बिजनेस मॉडल है तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं अपने घर पे यूज कर सकता हूं, आपको लगता है ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे को आगे बढ़ के पर्सनैलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, फिर आपको 110% इस पर ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे मतलब का नहीं है, समझो मेरा घर है जहां पे मेरे पास शायद 25 लाख की गाड़ी है, तो शायद मैं 10 रुपए का साबुन नहीं बेच सकता। सिमिलरली अगर मेरे घर पे एक स्कूटर, एक साइकिल है, तो मैं शायद 100 रुपए का साबुन नहीं बेच सकता। तो वो रिलेट होना भी बड़ा जरूरी है मेहनत सर्कल बैठने के लिए। अब आपको फ्यूचर में ऐसे समझा सकता हूं कि मैं कुछ कॉर्पोरेट्स का नाम नहीं ले सकता जो बहुत सीरियसली स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए। क्यों कर रहे हैं स्टडी? क्यों आज जो 5,000, 10,000, 15,000 की करोड़ की कंपनी है वो क्यों सोचती है डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए? उसका रीजन है, उनको लगता है जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है ना डायरेक्ट सेलिंग का, उसका मुकाबला नहीं है। एक बिजनेस सबको नजर आता है, ई कॉमर्स का, है ना? सबको पूछो D2C 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 करते रहते हैं आज के डेट में। पूरा ई कॉमर्स में हिंदुस्तान में एक एवरेज 50,000 कंपनी है। आप 50,000 में से 5 कंपनियां ढूंढ के देखना जो प्रॉफिटेबल है। कोई नजर आए तो मुझे बताना। और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में 100 कंपनियां दिखा सकता हूं जो प्रॉफिटेबल हैं। तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी होना है और आपको भी कमाना है। तो अगर आपके नेचर में बहुत क्लियर है कि आपको पैसा कमाना है, तो इससे बढ़िया लाइन नहीं है। हाँ, सोशल सर्विस करनी है ना, तो मत आओ। क्लियर कट फोकस रखना। जी सर। मेरा एक प्रश्न था कि मैंने 3 साल पहले मैंने मेरे वाइफ के साथ गया था दिल्ली और गांधीनगर। तब एक अच्छे खासे ऑनर के जो नीचे के लोग होते हैं उसको मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पे लोगों लाइन घुमा के ले जाते हैं दूसरी जगह पे, बराबर है? कहीं दो लीडरों का जो टकराव हो जाता है तो किसी की आईडी ब्लॉक करवा देते हैं, बराबर? तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बन सकता क्या? कहीं पे इधर होते हैं, पूरा मेहनत किया होता है दूसरे ने, लेके चला जाता है कोई दूसरा भी, तो इसके ऊपर लॉ कोई वो बन सकता है क्या? असल में ना लॉ है क्या? लॉ ये है कि सरकार आपको एज अ डायरेक्ट सेलर रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है? अब वो कैसे करती है कि एक, चलो मैं आपको फोटो भेजूंगा, सरकार और आपके बीच में, कंपनी और आपके बीच में एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअली में सरकार अपलाइन और डाउनलाइन नहीं मानती, वो सिर्फ आपको मानती है, इतना हक है। अब लोग में ना जितनी नॉलेज होती है वो उतना ही काम करने की कोशिश करते हैं और अपना फायदा पहले देखने की कोशिश करते हैं। मेरी इनसे बिगड़ गई तो मैं इनकी टीम को खराब करूं, इनसे नहीं बनती इनसे दुश्मनी कर लूं,
इनको इनके खिलाफ भड़ा, जिनका जितना दिमाग है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुए हैं ना, असल में वो इंसान बड़े अच्छे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने किसी भी सुपर सक्सेसफुल इंसान को जिनको देखा है ना, वो एक्चुअली इंसान भी बहुत बढ़िया है। और जब तक आप अच्छे इंसान नहीं है ना, आप अच्छे डायरेक्ट सेलर बन नहीं सकते। कईयों को गलती से टीम मिल जाती है, कईयों का गणित बैठ जाता है, कईयों की किस्मत होती है। पंजाबी में कहते हैं कि पीछे से लिखवा कर आए हैं, मतलब ऊपर से किस्मत लिखवा कर आते हैं, पंजाबी में हम ये कहते हैं। कईयों को मौके मिल जाते हैं, बट आप ग्रोथ तभी करते हैं जब आप जेन्युइनली एक अच्छे इंसान होते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होता है कि कंपनी आपके साथ क्या रिलेशनशिप रखना चाहती है। हम में से कितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा? डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है, सबने जल्दी जल्दी बोल दिया था। ओके, ये आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट पढ़नी चाहिए। आपको पता है आपकी कंपनी ने वेबसाइट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, क्यों? मैं छुपा भी तो सकता हूं ना। उन्हें क्यों रखे? क्योंकि सरकार भी कहती है रखने के लिए और वो भी चाहते हैं रखने के लिए। तो लोगों को सर देखो, ये हर एक को ना उतनी, मेरा ये मानना है कि देखो हर एक 4 भाई होते हैं घर के अंदर ना, चारों भाइयों में नहीं बनती। एक भाई कहता है मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल जाए, दूसरा कहता है मुझे ये मिल जाए, तीसरा कहता है मुझे छत भी मिल जाए, बट एक भाई कहता है सारे मिलकर रह लो। तो क्वेश्चन क्या है कि इसके ऊपर सरकार की तरफ से लॉ नहीं है, लेकिन कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपको क्या करना है। आपको वो पढ़ना चाहिए। और एक ट्रांसपेरेंट एथिकल कंपनी की पहचान है कि वो सब चीजें अपनी वेबसाइट पर रखती है। अगर मुझे आपसे झूठ बोलना होगा तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा। कहानी बनाने में तो हम सब एक्सपर्ट है। सो पहली चीज वो स्टडी करो कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा कि ये जो नेटवर्क शिफ्ट होने वाली प्रॉब्लम है ना, आपको अपना सिगरेट पी सकते हैं बात करते हुए? यहाँ अलाउड नहीं है। सिगरेट पीने से क्या होता है? हाँ जी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? दूसरे को मजा नहीं आता। दूसरे को? तो जो पी रहा है उसको तो आ रहा है। तो बेसमेंट इसलिए अलाउ नहीं करते अब सिगरेट पीना कि कुछ रूल है, पर सिगरेट से तो कोई नुकसान नहीं होता ना। क्या होता है? आप मुझे एक चीज बताओ, सिगरेट से ज्यादा लोग चीनी से नहीं मरते? डायबिटीज से ज्यादा लोग मरते हैं? तो डायबिटीज, शुगर क्यों नहीं बैन है? हाँ जी, और सबके घरों में है। अच्छा, वेज है, जैन है, नॉन वेज है, सबके घर पे शुगर है। तो सिगरेट बंद नहीं हो रही, चीनी बंद नहीं हो रही, लेकिन सिगरेट बंद हो रही है ना? ओके, बात सुन के कैसा लगा? बकवास थी, प्योर बकवास। लेकिन आपने क्या किया, 2 मिनट के लिए तो मान लिया कि हाँ यार ये तो कुछ तो बोल रहे हैं लॉजिकल, है कि नहीं? और अगर मैंने ज्यादा जान से बोरी होती ना और यहाँ पे मेरे हाथ में सिगरेट होती, यकीन मानना 2-4 लोग हाँ भी कर देते पीने के लिए कि हाँ भाई ये सिगरेट भी पी रहा, स्टाइल से पी रहा। क्वेश्चन ये है कि हम ये ना जिम्मेदारी, कई लोग ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जो लीडर होते हैं ना, उनको लगता है कि जब स्टेज उनको मिल गया तो वो लोगों को मैनिपुलेट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि क्या सुनते हो ना, उसको एनालाइज करना सीखो। आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है, सब चैट जीपीटी यूज करते होंगे, रील सब बनाते होंगे, लेकिन ये कोई नहीं टेस्ट करता कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। चैट जीपीटी से पूछ लिया करो। सो लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो आपका जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि फर्स्ट खुद रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि सरकार ने तो सब कुछ कर दिया। सेकंड, खुल के किसी की जिम्मेदारी लो कि इसमें करियर बनेगा, क्योंकि अब ये 100% लीगल इंडस्ट्री है, बट ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? और अगर कोई लीडर ऐसे भकाता है कि इधर जाने का उधर जाने, उसे कहना यार भाई मेरा अपना भी दिमाग है यार, मुझे जबरदस्ती सिगरेट और चीनी वाला डिफरेंस मत बता। तो आज के बाद वो याद रखना, ठीक है जी? एक क्वेश्चन और ले सकते हैं सर? हाँ जी, जी सर। सर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बात किया और जो अपनी कंपनियों का सब उस पे सब लगते हैं, तो वो जो लिख के जो रखते हैं, तो सब टेस्ट जो स्टेट रहते हैं, तो कहीं किसी को सब इंग्लिश में रखते हैं, इंग्लिश को
कभी किसी को आता है, कभी नहीं आता, कभी आप पढ़ लिया करते, कभी नहीं पढ़ लिया करते। चलो मान लो कि ग्रुप में लिखा है कि 7 साल के बच्चे के लिए कोई नहीं है, ये किसी को नहीं मालूम है, फिर भी दे रहे। तो ये सर अपने भाषा में या फिर अपने कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखें तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पर जी जी प्लीज। लोन लेते हो बैंक से? बैंक से लोन मिलता है? Yes. साइन करते हो ना? Yes. कौन सी लैंग्वेज होती है? क्यों नहीं बोला गुजराती में बोलो? जस्ट किडिंग ना? नहीं नहीं ओके, देखो सबसे अच्छी तरीका क्या है, देखो टेक्नोलॉजी यूज करो। मैंने अपनी मम्मी को चैट जीपीटी सिखाया, ठीक है। मेरी मम्मी जम्मू से हैं, वो डोगरी भाषा बोलती है, तो मेरे यहाँ पे आपको डोगरी नहीं बोलता क्योंकि गांव में बोलते हैं वो लैंग्वेज। तो मम्मी बड़ा मिस करती है कि डोगरी, अब जो बहू लेकर आए वो तो हिंदी भी अगर तमीज से बोले तो बड़ी खुशी होती है। मेरी तो बीवी भी इंग्लिश मार्का है पूरी की पूरी। तो मैं अपनी मम्मी को सिखाया कि चैट जीपीटी से डोगरी में बात किया करो। अब मेरी मम्मी ने चैट जीपीटी आपको अपनी बहू समझ लिया और उससे बात करती रहती है। कहानी बड़ा सिंपल है कि देखो एक टूल मिला है जिसको कहो कि आप डालो, उसे कहो कि इसको गुजराती में कन्वर्ट कर, खत्म काम। आज अगर आप आधा पौना घंटा टेक्नोलॉजी पे नहीं काम कर रहे ना, और 5-7 साल में आप अपने पोतों से तो बात नहीं कर पाओगे। अब कितना आसान तरीका है ना, मतलब कुछ करना क्या है, सर ने इंग्लिश में डाल दिया है क्योंकि देखो वेबसाइट पे स्पेस कम है, समझो हर चीजें प्रिंट में नहीं जा सकती। आज आपकी गुजराती है, कल को मराठी होगा, उड़िया होगा। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कुछ 700 भाषाएं होंगी, जिसमें से 300 भाषाएं ऐसी होंगी जिसका लिखा जाता होगा, 30 भाषाएं ऐसी होंगी जो सब बोलते होंगे। कन्वर्ट मारो ना फटाफट। उल्टा सर को जाके बोलो, सर मैं आपको गुजराती में कन्वर्ट करके देता हूं, रखो ना। अगर आपको गुजराती अच्छी आती है तो सर को हेल्प कर दो, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। माई सेल्फ राघव जी वेकरिया। मैं बोलता हूँ कि उम्र के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का असर होता है कि सक्सेस जाता है। और दूसरा सवाल है कि एआई जो आया, टेक्नोलॉजी आया, तो सारी बड़ी इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉय को छुटा कर दे, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनका कोई जगह मिलेगी कि क्या है, आपके हिसाब से क्या? पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें सक्सेसफुल होते हैं। मेरी उम्र 60 है, तो मैं क्या आगे बढ़ने के में कोई रुकता है कि मैं कर सकता हूँ? जो 45 साल से ऊपर हैं, असल में ना वो लोग बड़े स्टेबल हैं, क्योंकि ना वो समझ चुके हैं कि जिंदगी में वो जिस पड़ाव पे आ चुके हैं ना, अब उस पड़ाव से ऊपर अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। तो मैंने ये देखा डायरेक्ट सेलिंग में जो 45 से ऊपर के लोग हैं ना, वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं और बहुत सीरियसली काम करते हैं। लेकिन बिजनेस में जो ग्रोथ आती है वो आती है 25 से 45 के बीच में, क्योंकि ये लोगों का टाइम होता है, बच्चे उस एज में आ चुके होते हैं कि जिसमें स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, हस्बैंड चला जाता है, टाइम अवेलेबल है, आप खुद अगर जॉब में हैं तो आपके पास पार्ट टाइम काम अवेलेबल है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है एक्चुअली में वो है 18 से 25 के बीच। अब हुआ क्या है कि पोस्ट कोविड ये जो जनरेशन है, जिसको जेनजी कहते हैं, मिलेनियल कहते हैं, अब तो ब्लूमर एक नया शब्द आ गया, मुझे लगता है कल तक कोई और शब्द आ जाएगा, मतलब शब्द इतने जल्दी बदल रहे हैं। ये वो जनरेशन है जिसको समझना मुश्किल हो रहा है। इनके लिए कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। आपके खुद के बच्चे होंगे 15-16 साल के, 17 साल के, अगर आप उनसे बात कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जनरेशन है, क्योंकि इनको अभी खुद नहीं पता क्या चाहिए, इसलिए आप इनके लिए कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, 45 से 65 इज द मोस्ट स्टेबल इन इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था सर आपका? ये आई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हाँ। बड़े-बड़े इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को छुटा करते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का स्कोप कैसे? एआई को ना ऐसे समझ के चलो कि एआई कोई दुश्मन नहीं है, एआई को दोस्त मान के चलो। पहली चीज, एआई आपका वो दोस्त है जो आपको कोई ठीक सलाह दे सकता है। तो आपके अंदर जो भी क्वेश्चन था, सर समझो आप ये क्वेश्चन बनाना चाहते हो कि मुझे 3 तरीके चाहिए अप्रोच करने के, मैं 679 में काम करती हूं और मुझे 3 तरीके दे दो गुजराती में किसी को इनवाइट करने के, या मुझे 2 तरीके दे दो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के, तो आप बड़े आराम से सीख सकते हो और आप काम कर सकते हो। हाँ, अब एआई को अगर आपने दोस्त नहीं बनाया तो आपकी जॉब में ग्रोथ होने के चैलेंजेस आएंगे। यानी अगर मैं 25 साल का बंदा आपसे एआई सीखता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, और आप 40 साल के हैं ना, अब एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं रहेगी, ये एक्चुअल में आपके टक्कर में आ जाएगा। जॉब में ये प्रॉब्लम आएगी सर, अगर आपने नहीं सीखा तो 25 वाला आपको सुपरसीड कर जाएगा।
अब आप सोचो कि मैं 50 साल का हूं तो मुझे नॉलेज है, मुझे वो स्टेज मिलना चाहिए, नहीं होगा। 22-23 साल का लड़का भी उतनी नॉलेज मिला के काम कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग